जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग किस तरह होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोसेस शेड्यूलिंग ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। इस टास्क में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, शेड्यूलिंग करेगा। शेड्यूलिंग किस चीज के करेगा, शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस। ठीक है, ये प्रोसेस की शेड्यूलिंग करेगा किस लिहाज से, हमारे पास स्टेट्स होती हैं प्रोसेस की। तो न्यू और टर्मिनेट के अलावा हमारे पास रेडी स्टेट है, और सेकंड हमारे पास रनिंग स्टेट होती है एक प्रोसेस का, और इसके अलावा वेटिंग। ये तीन स्टेट्स ऑफ प्रोसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रोसेस स्केड्यूलिंग में कि अगर वो रेडी में है तो उसको रनिंग पे जाना है, और अगर वो रनिंग में है तो उसको वेट में लेके जाओ, रेडी में लेके जाओ। इंटरप्ट कॉल हुआ है तो वो दिखेगा, और अपने सिनारियो के मुताबिक, कंटेक्स्ट के मुताबिक कंटेक्स्ट स्विचिंग करेगा। कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग वो कब करेगा, वो इन तीनों स्टेट्स में देखेगा। ठीक है ना। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के साथ क्यूज हैं, रेडी क्यू है हमारे पास है, जॉब क्यू हमारे पास है, और डिवाइस क्यूज हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है कि वो क्या करे, शेड्यूलिंग करेगा प्रोसेसेस का बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द प्रोसेसेस, कि प्रोसेस किस स्टेट में है, उस स्टेट के लिहाज से वो उसकी शेड्यूलिंग करेगा। शेड्यूलिंग कौन करेगा, इसके लिए हमारे पास प्रोसेस शेड्यूलर होता है। प्रोसेस शेड्यूलर का काम ही यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक शेड्यूलर होगा, और वही शेड्यूलर देखेगा कि आपके पास प्रोसेसेस कितने हैं, आपके पास प्रोसेसेस कितने हैं। उस प्रोसेसेस के लिहाज से वो देखेगा, वो इसको सिलेक्ट करता है, इसको सिलेक्ट करता है, इसको सिलेक्ट करता है। और मैंने कहा जिस तरह के डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, सीपीयू किसको असाइन करना है, सीपीयू किसको असाइन करना है, और सीपीयू किस से रिवोक करना है, वापस लेना है, ये प्रोसेस शेड्यूलर का काम है। अब देखें इन मल्टी प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट होता है हमारे पास, मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, वहां पे जो सीपीयू है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा होता है। वो मैक्सिमम यूटिलाइज इसलिए हो रहा होता है कि हर टाइम कोई ना कोई प्रोसेस सीपीयू पे रन हो रहा होता है। तो सीपीयू के पास कोई फ्री टाइम होता ही नहीं है। जैसे ही एक प्रोसेस खत्म होता है, फ्रीक्वेंटली दूसरा प्रोसेस उसको असाइन हो जाता है। तो इन मल्टी प्रोग्रामिंग में फिर प्रोसेस शेड्यूल का काम और भी बढ़ जाता है कि वो देखेगा कि सीपीयू को फारिग नहीं छोड़ना, और यही हमारा मकसद होता है कि सीपीयू को हमने फारिग नहीं छोड़ना, उससे कुछ ना कुछ काम हमने जरूर लेना है। अब देखिए इसके अलावा हमारे पास जो टाइम शेयरिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, वहां पे सीपीयू क्या कर रहा होता है, सीपीयू हर वक्त प्रोसेस के बीच में स्वैप होता रहता है। ठीक है, और उस क्योंकि सीपीयू ये जो टाइम शेयरिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ये चाहता है कि जो यूजर हमारा है वो हर वक्त इंटरेक्ट करता हो हार्डवेयर के साथ, और वो उसे फैसिलिटी हासिल करता रहे। ठीक है ना। तो क्या करेगा कि यूजर जो इंटरेक्शन है प्रोग्राम के साथ, तो टाइम शेयरिंग में उसका वो इंटरेक्शन और भी बढ़ जाता है। तो हम फिर ये कहते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलर को मजबूत होना चाहिए, इन द सेंस कि प्रोसेस के बीच में अगर वो शिफ्ट होता है, तो वो स्विच होता है, तो उसको जो यूजर है उसको इतना ज़्यादा टाइम जो है ना उसको वेट ना करना पड़े। ओके, इसके अलावा अगर आप देख लें कि इन सिंगल प्रोसेस में अब क्या होता है, जहां पे आपके पास सिंगल प्रोसेसर है, तो सिंगल प्रोसेसर पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम रन हो रहा होता है। ठीक है, एक ही टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस रन होगा। फॉर एग्जांपल P0 रन हो रहा है, ये सीपीयू के पास है, और P1 हाजिर हो जाता है। तो P1 को क्या करेंगे, वेटिंग में लगाएगा। वेटिंग पे कौन लगाएगा, प्रोसेस शेड्यूलर लगाएगा, क्योंकि सिंगल प्रोसेसर है और एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रन होगा सीपीयू के ऊपर। तो इसलिए अगर दूसरा प्रोसेस आता है तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सीपीयू P0 को असाइन है, तो ये वेट में चला जाएगा।
जैसे ये एग्जिट होता है, इसका स्टेट एग्जिट होता है, क्या होगा, क्यू से P1 को हटा के CPU असाइन हो जाएगा सिंगल प्रोसेस में। तो देखिए जो मल्टी प्रोग्रामिंग में है वहां पे हर और CPU को हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। टाइम शेयरिंग में क्या होगा कि प्रोसेसेस के बीच में CPU शिफ्ट होता रहेगा, इतनी फ्रीक्वेंटली उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होनी चाहिए शिफ्ट होने की कि यूजर अगर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसको वेट ना करना पड़े। सिंगल प्रोसेसर में वेट होगा इन द सेंस कि अगर एक प्रोसेस असाइन है CPU को, ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस वेट में चला जाएगा। अब देखें ये जो एक प्रोसेस ने वेट करना है, दूसरे प्रोसेस रन हो रहा है, तीसरा प्रोसेस हमारे पास जो है वो रेडी में चला गया है कि अगर वो CPU अभी उसको असाइन हो जाना है, तो ये जो स्केड्यूलिंग हो रही है, शेड्यूलिंग हो रही है, इसमें प्रोसेस को हम रखेंगे कहाँ पे। तो प्रोसेस को रखने के लिए हमारे पास फिर क्या होगा, स्केड्यूलर क्या करेगा, स्केड्यूलिंग क्यूज को यूज करेगा। अब ये स्केड्यूलिंग क्यूज हमारे पास जॉब क्यू है, ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास जो है वो रेडी क्यू है, और थर्ड हमारे पास डिवाइस क्यू है। अब इन तीनों को हम कवर करते हैं। ओके, तो जॉब क्यू की बात करते हैं। देखें हमने प्रोसेस के स्टेट्स में हमने पढ़ा था कि जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो वो न्यू स्टेट में होता है, और जब न्यू स्टेट में होता है तो वो फिर कहाँ जाएगा, वो रेडी स्टेट में जाएगा। तो रेडी स्टेट में जब जाएगा तो जितने भी प्रोसेस हमारे पास P0, P1, P2 आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे पास जॉब क्यू में पड़े होंगे। ये तो स्टेट्स हमारे हैं ना, कि हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हमें किस तरह पता चलेगा कि स्टेट इसका क्या है, या प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। तो हमको अगर उसको अंडरस्टैंड करना है तो हम फिर उसको स्टेट के लिहाज से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब जॉब क्यू की हम बात करते हैं, जितने भी प्रोसेस हमारे पास सिस्टम के अंदर एंटर होते जा रहे हैं, उनको हमने जॉब क्यू के अंदर रखना है। इसमें सारे के सारे प्रोसेसेस जो सिस्टम के होते हैं वो पड़े होते हैं। जो प्रोसेस स्केड्यूलर है, प्रोसेस स्केड्यूलर क्या करेगा, आएगा और इस क्यू से इस प्रोसेस को उठाएगा, या इस प्रोसेस को उठाएगा, या इस प्रोसेस को उठाएगा, डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट। तो जॉब क्यू हमारे पास क्या है, वहां पे जितने भी प्रोसेस हमारे पास सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं जॉब क्यू के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट जो क्यू हमारा है वो हमारा रेडी क्यू है। अब पढ़ते हैं कि रेडी क्यू जो है वो हमारे पास मेन काम जो है, मेन किरदार इसका है। प्रोसेसेस जितने भी हमारे हैं वो हमारे पास कहां पे होते हैं, वो मेन मेमोरी में होते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास मेन मेमोरी में पड़े होते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये अगर मेन मेमोरी में पड़े हैं तो ये मेन मेमोरी में क्या कर रहे हैं, ये रेडी होते हैं। इनका जो स्टेट होता है वो क्या होता है, वो कोशिश करते हैं कि हम रेडी हो जाए, किसके लिए, सीपीयू के लिए। या तो वो मेन मेमोरी में पड़े हैं कि वो रेडी स्टेट में है कि उसको सीपीयू असाइन हो जाएगा अभी, या वो वेटिंग में है, वो इंटरप्ट की वजह से वेटिंग में है, या आईओ डिवाइसेस की वजह से वो क्या है वेटिंग में है। तो जो प्रोसेसेस रेडी और वेटिंग स्टेट में है वो मेमोरी के अंदर पड़े होंगे, और वो इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट पड़े होंगे, ठीक है ना। एज डेटा स्ट्रक्चर वो लिंक लिस्ट के लिहाज से इस रेडी क्यू के अंदर पड़े होंगे। प्रोसेस स्केड्यूलर क्या करेगा, रेडी क्यू से फिर जो जॉब क्यू है वहां से उठा के रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा ताकि उसको सीपीयू असाइन हो जाए। तो रेडी क्यू यहाँ पे ये कर रहा है। अच्छा, जो ये रेडी क्यू होता है, इस रेडी क्यू में अगर हम बात कर लें तो रेडी क्यू का जो प्रोसेस के अंदर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रेडी क्यू है, ठीक है, और ये रेडी क्यू का हम हेडर डिस्कस करते हैं। तो रेडी क्यू के हेडर के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके पास जो फर्स्ट पीसीबी है और जो लास्ट पीसीबी है, ठीक है ना। हम ये इस तरह होता है कि टेल। तो जो फर्स्ट पीसीबी है और लास्ट पीसीबी है उसको क्या करेगा, पॉइंटर्स इस्तेमाल करेगा। इसके हेडर में पॉइंटर होता है। हम कहते हैं पीसीबी में पॉइंटर्स की वैल्यू होती है, वो बताएगा कि नेक्स्ट पीसीबी कौन सा रन होना है, या करंट पीसीबी हमारे पास उसका स्टेट क्या है। तो रेडी क्यू क्या करता है, रेडी क्यू की जो हेडर इंफॉर्मेशन होती है उस हेडर इंफॉर्मेशन में हमारे पास
नेक्स्ट पीसीबी, फर्स्ट पीसीबी और नेक्स्ट पीसीबी या लास्ट पीसीबी जो रन होना है उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो जो प्रोसेस स्केड्यूलर है वो रेडी क्यू में हेडर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक देखेगा कि कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस मैंने रन करना है। तो इन सिंपल टर्म्स जॉब क्यू में हमारे पास सारे प्रोसेस पड़े होते हैं। स्केड्यूलर क्या करेगा, प्रोसेस स्केड्यूलर जॉब क्यू से प्रोसेस को उठाएगा, रेडी क्यू के अंदर रखेगा, क्योंकि रेडी क्यू से फिर पता चलेगा हमें कि रेडी क्यू में से वो कहाँ जा रहा है, वो रनिंग में जा रहा है या वेटिंग में जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस स्केड्यूलर प्रोसेस को स्केड्यूल कर लेगा और उसको सीपीयू असाइन कर देगा या उसको वेटिंग में डाल देगा। नेक्स्ट जो हमारा जो स्केड्यूलर है, जो कि थर्ड वन है, उसको हम कहते हैं डिवाइस क्यू। अब ये जो डिवाइस क्यू है इसकी भी अपनी एक गेम है। अब जब हम डिवाइस क्यू की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं आईओ डिवाइसेस। तो देखें, जब हमारे पास जितने भी प्रोसेस हमारे पास हैं वेटिंग में प्रोसेसेस हैं, वो वेटिंग में चले गए हैं। किस चीज के लिए वेटिंग में, कि आईओ से कोई इंटरप्ट अकर हुआ है तो वो उसको देख रहा है और वेटिंग में चले गए हैं। सही है। तो ये जो प्रोसेसेस वेटिंग में गए हैं किस वजह से, आईओ इंटरप्ट की वजह से, तो वो प्रोसेसेस हमारे पास डिवाइस क्यू के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है। अगर एक प्रोसेस है ठीक है, और वो हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेट में है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और क्या होता है कि इंटरप्ट कॉल हो जाती है। जैसे इंटरप्ट कॉल होगा तो ये क्या करेगा, वेटिंग में चला जाएगा। इंटरप्ट किस लिए कॉल हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरप्ट कॉल हो रहा है आईओ डिस्क के लिए कॉल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा। और अब देखें, जब इंटरप्ट कॉल हुआ आईओ डिस्क के लिए और ये डिस्क हमारे पास क्या है, बिजी है। अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको डिस्क चाहिए तो वो डिस्क को एक्सेस करेगा, उसके लिए वो सिस्टम कॉल भेजेगा मुझे डिस्क चाहिए। अगर वो डिस्क अवेलेबल नहीं है तो बिजी है, तो जब बिजी है तो क्या करो, इस प्रोसेस को वेटिंग में डाल दो। तो वो प्रोसेसेस जो आईओ डिवाइसेस के लिए वो क्या कर रहा है, वेटिंग में है, तो उनके लिए कौन सा क्यू होगा, डिवाइस क्यू होगा। ठीक है। अब इन तीनों क्यूज को हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह काम करता है, और इसको हम कहेंगे क्यूइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस स्केड्यूलिंग। ठीक है। देखिए, हमारे पास रेडी क्यू है। हमने बात की कि जो रेडी क्यू है उसके अंदर वो प्रोसेसेस हैं, या तो वो सीपीयू के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो सीपीयू के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो उसको क्या करो, सीपीयू असाइन कर लो। जैसे सीपीयू असाइन होता है और इसका काम अगर ख़त्म होता है तो इट मीन्स ये एंड हो गया। लेकिन अगर रेडी क्यू से उसको सीपीयू असाइन हो जाता है और सीपीयू असाइन हो रहा है और इसी दौरान क्या होता है कि हमारे पास आईओ रिक्वेस्ट आ जाती है। जैसे ही हमारे पास आईओ रिक्वेस्ट आएगी तो ये कहाँ जाएगा, आईओ क्यू में चला जाएगा, मतलब डिवाइस क्यू में चला जाएगा। और डिवाइस क्यू में चला जाएगा, इनपुट आउटपुट जब हो जाएगा हमारे पास, तब जाके ये दोबारा रेडी क्यू में चला जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देखिए, अगर इसको सीपीयू असाइन है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और क्या होता है हमारे पास, इसका जो टाइम स्लाइस है, जो इसको हमने टाइम स्लाइस दिया है, वो हमारे पास एक्सपायर हो जाता है। तो अगर वो एक्सपायर हो जाता है फिर ये दोबारा कहां जाएगा, रेडी क्यू में चला जाएगा। या ये प्रोसेस सीपीयू जो हमारा है, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑपरेशन में कि एक प्रोसेस अपने चाइल्ड प्रोसेस किस तरह जनरेट करता है। तो इन द मीनवाइल अगर एक रिक्वेस्ट आती है, फॉर्क हम पढ़ेंगे कि फॉर्क कॉल क्या है, फॉर्क अ चाइल्ड। ठीक है। तो इसकी जब हमारे पास कॉल आ जाती है तो फिर क्या होगा, चाइल्ड को एग्जीक्यूट करो और इसका करंट स्टेट को सेव करो, और क्या करेंगे, रेडी क्यू में चला जाएगा दोबारा, और सीपीयू मिलेगा। अगर यहाँ पे इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है तो ये एंड पे चला जाएगा। द लास्ट थिंग, अगर हमारे पास कोई इंटरप्ट आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरप्ट कॉल कर लेता है, तो फिर क्या होगा, इंटरप्ट अकर होगा।
ठीक है ना। इंटरप्ट हमारे पास अगर होगा, क्योंकि इंटरप्ट जब भी कॉल होगी तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, करंट सिचुएशन जो है सीपीयू की जो प्रोसेस का है उसको सेव करेगा पीसीबी में और नेक्स्ट को लोड करेगा। वो इंटरप्ट कॉल खत्म जब होगा फिर दोबारा ये प्रोसेस कहाँ जाएगा, रेडी क्यू में जाएगा। तो स्टार्टिंग रेडी क्यू से हुआ है प्रोसेस का, सीपीयू एंड हो गया, बात खत्म। लेकिन जब सीपीयू से बात निकल आई, आयो रिक्वेस्ट आया तो आयो क्यू में चला जाएगा, डिवाइस क्यू में चला जाएगा, इनपुट आउटपुट अगर हो जाएगा, दोबारा रेडी क्यू में जाएगा। इस तरह ये पूरा का पूरा जो है ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये हमारे पास जो प्रोसेस स्केजुलिंग में प्रोसेस स्केजुलर है वो ये काम कर रहा है। किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को और सीपीयू को और पूरे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए।